दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे आप? सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखें। आप समय दें, आप अपने दोस्तों में आप शेयर करें। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी क्या करता है? जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब होता है दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आप लोग जानते होंगे, इसमें टिकट कलेक्टर, टिकट एग्जामिनर, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये तमाम परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनका आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड करता है। और साथ में आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें कांस्टेबल और दरोगा, कांस्टेबल और एसआई के जो पद होते हैं दोस्तों, उनकी भर्ती भी रेलवे भर्ती बोर्ड ही करता है। तो इनके लिए लिखित परीक्षा लेता है और लिखित परीक्षा भी 2 स्टेज में लेता है, 2 चरणों में लेता है। और दोस्तों, रेलवे की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, बहुविकल्पीय टाइप होती है। और इस परीक्षा में यानी कि जो पहला चरण है और जो दूसरा चरण है, दोनों ही चरणों में रेलवे भर्ती बोर्ड विज्ञान के सवाल खूब पूछता है दोस्तों, जी भर के पूछता है। और विज्ञान में भी सबसे ज्यादा सवाल भौतिक विज्ञान के होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के सवालों को आप कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सुझाव है। आप कक्षा 9 और कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को डूब के पढ़ लें और कक्षा 11-12 के भौतिक विज्ञान को तैर कर पार कर जाएं। दोनों बातों पे गौर कीजिएगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 का साइंस आपको डूब के पढ़ना है और कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो साइंस है दोस्तों, उसे तैर कर पार कर जाना है। यानी हाई स्कूल का साइंस आपको सीरियसली पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है। और इंटरमीडिएट का फिजिक्स का जो दोस्तों सिलेबस है, उसको आप लोग इतना जरूर पढ़ लें कि उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो आते हैं वो आप कर ले जाएं, है ना। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनसे आप परिचित अवश्य हों। अगर आपने इतना कर लिया है दोस्तों, तो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा आपकी मुट्ठी में है। और अगर आप भौतिक विज्ञान में कमजोर हैं तो रेलवे भूल जाइए, आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर लें, मगर रेलवे आपके लिए फिर नहीं है। रेलवे की परीक्षा पास करने के लिए सीधा सा फंडामेंटल रूल है कि आपको फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। और केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, गहरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं संतोष कुमार शर्मा भौतिक विज्ञान के कुछ सवाल लेकर के आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। और आज जो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, ये किसी विशेष अध्याय से, किसी विशेष चैप्टर से नहीं है दोस्तों। ये सभी चैप्टर्स के थोड़े थोड़े सवाल इकट्ठा करके लिए गए हैं। इनका नाम रखा है हम लोगों ने मिससेलेनियस यानी कि विविध। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है वो क्या है? 1955 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी दोस्तों? तो होमी जहांगीर भाभा नहीं है दोस्तों, विक्रम साराभाई नहीं है, सीवी रमन नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन 14 अगस्त 2018 को पहली पारी में पूछा गया सवाल 1955 के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन के साथ मिलकर के दोस्तों, और इन लोगों ने, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दोस्तों। तो सत्येंद्र नाथ बोस साहब का दोस्तों बहुत योगदान है फिजिक्स में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है।
1956 किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? प्रशीतक किसको कहते हैं दोस्तों? प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर। जूनियर इंजीनियर का सवाल है आरआरबी जेई 14/12/2014 को पूछा गया ग्रीन पेपर के सेट में दोस्तों। निम्न क्वथनांक उच्च क्रांतिक तापमान वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा इनमें से सभी। 1956 सवाल नंबर 1956 के लिए दोस्तों, निम्न क्वथनांक का मतलब होता है कम टेम्परेचर पर भी उबलना, लो बॉइलिंग पॉइंट। उच्च क्रांतिक ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हाई होती है दोस्तों। इनमें से सभी ये गुण होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में, ये गुण होता है और ये गुण भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जब रेफ्रिजरेटर में हैं तो आप टिक लगाएंगे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 1956 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 1957 लेजर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जी नहीं। लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, जी नहीं। लाइट एडिशन टू सिस्टमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जी नहीं। लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यही सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। मैंने अभी अभी ये बात कही थी आप लोगों से कि आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स में तैर करके पार कर जाना चाहिए। तो इंटरमीडिएट की फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो लेजर यह चैप्टर आपके सामने से अवश्य गुजरा होगा और वहां पे लेजर का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 22 फरवरी 2021 को स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 1958 E बराबर MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों E बराबर MC स्क्वायर की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने की थी। E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये क्या चीज है दोस्तों? E बराबर MC स्क्वायर। E का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। M का मतलब होता है द्रव्यमान या मास और C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। गौर से देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है दोस्तों? ये मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टीन साहब का सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है इसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है दोस्तों। कैसे? इस वाले समीकरण से। अगर मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम कोयला है, उससे कितनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है? यहां जहां m लिखा है वहां 1 ग्राम लिख दीजिएगा और जहां c लिखा है दोस्तों वहां पे प्रकाश का वेग लिखिएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतनी एनर्जी उत्पन्न हो सकती है 1 ग्राम कोयले से। यानी कि द्रव्यमान में अपार ऊर्जा होती है। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जिस जिस वस्तु में द्रव्यमान है उस वस्तु में दोस्तों ऊर्जा संभव है। संभव का मतलब ऊर्जा में आप रूपांतरित कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि उसको प्रकाश के वेग से आप चलाएं। किस वेग से चलाएं आप? प्रकाश के वेग से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंधों के बारे में बात की, सापेक्षता का सिद्धांत की बात की दोस्तों। और भारत में एक महान दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था दोस्तों नागार्जुन। ये बौद्ध विद्वान थे। नागार्जुन साहब ने भी सापेक्षता के सिद्धांत की बात की थी और उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों। तो सवाल नंबर 1958 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1959 भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल
के गुण को प्रदर्शित करती है। विरामावस्था में तरल के गुण, इसका मतलब समझिए दोस्तों, तरल का मतलब होता है FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? जैसे पानी है, जैसे गैसेज हैं दोस्तों, जैसे दूध है, जैसे तेल है, ऐसे सभी पदार्थ जिनमें बहने का गुण हो, जो फ्लो कर सकता है, उसे फ्लूइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसी के लिए एक शब्द हिंदी में है तरल। ठीक है, याद रखिएगा, गैस को भी तरल कहा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम में तरल के गुण को, अगर फ्लूइड दोस्तों रुका हुआ है तो हम कहेंगे विराम में है। रुका हुआ मतलब बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, वो रेंग नहीं रहा है, तब हम कहेंगे कि द्रव स्थिर अवस्था में है। वह तरल क्या है? स्थिर अवस्था में है, विराम में है। इसके गुण को प्रदर्शित करने वाली जो शाखा होती है दोस्तों, उसे कहते हैं द्रव स्थैतिकी। जब द्रव स्थिर अवस्था में होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का जो ब्रांच है दोस्तों, उसे कहते हैं द्रव स्थैतिकी। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? डब्ल्यू.सी. रोंटजन? बिल्कुल नहीं। केल्विन? जी नहीं। न्यूटन? जी नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन से ताल्लुक रखता है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 को पूछा गया, पहला चरण, दूसरी पारी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वो है ये दोस्तों, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 1961 दोस्तों, सवाल नंबर 1961, गौर से देखिएगा। ग्राफ के माध्यम से माध्यिका, ग्राफ के माध्यम से समांतर माध्य, ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ग्राफ के माध्यम से माध्यिका, बहुलक और माध्य। सवाल नंबर 1961, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। तो जब ग्राफ के माध्यम से बहुलक निकालने की कोशिश करते हैं तो हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ती है दोस्तों। हिस्टोग्राम का इस्तेमाल ग्राफ के थ्रू बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं दोस्तों, MODE। बहुलक क्या होता है? जब कई संख्याओं का आंकड़ा आपको दिया हो, डाटा दिया हो, तो उसमें से जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल 7/4/2021 को पहला स्टेज, दूसरा पारी। अगला सवाल दोस्तों, कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को नापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। द्रव्यमान नहीं, वेग नहीं, संवेग नहीं, कमानीदार तुला। तुला मतलब तराजू, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्प्रिंग बैलेंस। एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को नापने के लिए किया जाता है। 1962, ऑप्शन नंबर सी, आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 को दोस्तों पूछा गया था, स्टेज 1, दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1963। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है दोस्तों जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। सवाल नंबर 1963 के लिए दोस्तों, सवाल नंबर 1963 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। स्टीरियोस्कोप सही उत्तर है। स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं होता, स्ट्रोबोस्कोप नहीं होता, स्टेथोस्कोप नहीं होता दोस्तों। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 5 फरवरी 2021 को पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। मुझे खड़े होने भर की जगह दे दो, मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। ये खतरनाक बात किसने कही थी दोस्तों? आइजक न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन साहब हैं वो जो ये कह रहे हैं कि मुझे खड़े होने भर की जगह दो, मैं दुनिया हिला दूंगा? ये क्रांतिकारी बयान दोस्तों आर्किमिडीज साहब का है। सवाल नंबर 1964 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021, पहला चरण, पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को
जलदायी स्तर, अंतःस्यंदन, कुआं, बावड़ी, क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःस्यंदन कहते हैं। जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, वो रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है और भूमिगत जल के रूप में संरक्षित हो जाता है। तो पानी जब रिसता है दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है अंतःस्यंदन। आरआरबी के एनटीपीसी में 21 जनवरी 2021 को पूछा गया दोस्तों, पहला स्टेज, पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1966, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? प्रकाश गतिज प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दोस्तों, और फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। बड़े आराम से चलिएगा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? 1966 सवाल नंबर। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फोटोवोल्टाइक प्रभाव, प्रकाश गतिज, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश वैद्युत। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, यही सही उत्तर है। सवाल नंबर 1966 ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो है 1967। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत प्यारा सा सवाल है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। डाल्टन साहब को नहीं, बनार्ड साहब को नहीं और एडिसन साहब को नहीं जाना जाता है। सापेक्षता के लिए नहीं जाना जाता है, बाकी उन्होंने जो काम किए होंगे उन कार्यों के लिए तो जरूर जाना जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 का सवाल, स्टेज 1 शिफ्ट 1। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1967, इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? खगोल विज्ञान का जनक, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। 1967, बड़े आराम से चलिएगा दोस्तों। 1967 के लिए गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन, विक्रम साराभाई। आप जानते हैं गैलीलियो गैलीली साहब ने दूरबीन या दूरदर्शी का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का दोस्तों। तो खगोल भौतिकी का पिता इन्हीं को कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली साहब को। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, वो ये है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके कंट्रोल के लिए किया था? 1969, सवाल नंबर 1969 दोस्तों। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दृश्य प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए दोस्तों किया जाता है किसका? विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से वायु प्रदूषण के कंट्रोल के लिए किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 को पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1970, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों में से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? दोस्तों जाड़े के दिनों में जब जाड़ा बीतने वाला होता है, यानी कि जब गुलाबी जाड़ा पड़ने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप जैकेट उतार के रख देते हैं और स्वेटर पे आ जाते हैं, है ना? और मान लिया जाए कि आप स्वेटर पहने पहने बिस्तर पे आराम करने के लिए लेटे और आपको नींद आ गई। जब रात गहरी हुई दोस्तों, तो आपको गर्मी लगने लगी, पसीना होने लग गया। अब आप क्या करेंगे? आपकी नींद खुलती है रात को 1:30 बजे 2 बजे, तब आप सबसे पहला काम करेंगे, अपना स्वेटर उतार के खूंटी पे टांग देंगे। जब स्वेटर उतारते हैं ना, तो गौर से आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको कुछ आवाजें सुनाई पड़ेंगी दोस्तों, और कुछ दिखाई भी पड़ेगा दोस्तों। सुनाई क्या पड़ेगा? आपको आपके स्वेटर में से आवाज आएगी, और दिखाई क्या पड़ेगा? ऐसा लगता है जैसे स्वेटर में से चिंगारी निकल रही हो। जी, ऐसा होता है। कभी गौर से रियलाइज करिए दोस्तों, महसूस करिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। कब होता है? जब जाड़ा जाने वाला हो और आप रात को स्वेटर उतार रहे हो, है ना? दूसरी बात, आकाश में दोस्तों बादल उड़ रहे हैं, एक बादल दूसरे बादल से टकराया, तो उसके साथ क्या होगा दोस्तों? गर्जन। गर्जन मतलब बादल टकराएंगे तो बादल के गरजने की घटना होगी, तो गर्जन आपको सुनाई देगा। और
कुछ आवेश छिटक जाएंगे, वह आवेश धरती की ओर आने की कोशिश करेगा दोस्तों। जब आएगा तो क्या होगा, आपको बिजली की चमक दिखाई पड़ेगी दोस्तों। तो ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के बारे में जिस आदमी ने डूब के अध्ययन किया, और ऐसा अध्ययन किया दोस्तों कि उसकी जान तक चली गई थी एक बार मतलब एक ही बार तो जान जाती है, 2 बार तो जाएगी नहीं। उस आदमी का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों? जिन्होंने ये बताया कि बिजली का कड़कना और आपके कपड़ों में से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। उस महान हस्ती का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, तड़ित चालक का आविष्कार इन्होंने किया था दोस्तों। तड़ित चालक आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। तड़ित चालक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली जो गिरती है, उसको अरेस्ट कर ले कोई, गिरफ्तार कर ले कोई। आसमान से बिजली गिर रही है, आपने क्या किया, रास्ते में उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उस उपकरण का नाम है लाइटनिंग अरेस्टर या तड़ित चालक। क्या होता है ये? जो इमारत बहुत ऊंची हो, हालांकि सभी इमारत में यह होना चाहिए, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, जो खास बिल्डिंग होती है दोस्तों, जिनको बनाने में बहुत पूंजी खर्च हुई है, उसके सबसे ऊपरी सिरे की तरफ देखेंगे आप तो लोहे की एक प्लेट ऊपर को निकली हुई होगी, और वह प्लेट एक तार के माध्यम से, मोटे तार के माध्यम से ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दी गई होती है। अब क्या होगा दोस्तों, ऊपर से जब बिजली गिरेगी तो वो जो चालक तार है या चालक की प्लेट है दोस्तों, वो बिजली को पहले अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और एक सुरक्षित रास्ता दे देगा कि हे भाई तू इधर से चला जा, और इमारत को तोड़ना मत, फोड़ना मत, नुकसान पहुंचाना मत, जलाना मत, फूंकना मत, है ना। तो बिल्डिंग के ऊपर बिजली ना गिरेगी, बल्कि उस चालक के माध्यम से जमीन में चली जाएगी और आपका मकान सुरक्षित हो जाएगा। उसको कहते हैं तड़ित चालक, और तड़ित चालक का आविष्कार जिस आदमी ने किया था वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस सवाल के लिए 1970 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021। अगला सवाल, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो कुछ समय के बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? सीमित सल्फर की वजह से, सीमित नाइट्रोजन की वजह से, सीमित कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से? बिल्कुल नहीं, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 1971, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये है मोमबत्ती, और इस मोमबत्ती में क्या हो रहा है दोस्तों, ये मोमबत्ती जल रही है। अब जब जल रही है तो क्या होगा दोस्तों, इसको आपने क्या किया है, ऐसे ढक दिया। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया जाए, ढक देंगे तो क्या होगा दोस्तों, इस गिलास के भीतर जितनी ऑक्सीजन है उतनी देर तक यह मोमबत्ती जलेगी। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, मोमबत्ती की लौ धीमी हो जाएगी। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी दोस्तों, है ना। तो वो गाना आपने सुना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना ऑक्सीजन दोस्तों इस गिलास के अंदर होगा उतनी देर तक इसकी सांस चलेगी। क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर, किसको लॉक किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एमसीबी का पूरा रूप क्या है? आप लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह देखते होंगे, सरकारी बिल्डिंग में जहां पे बिजली का बोर्ड होता है दोस्तों, स्विच बोर्ड होता है बड़ा सा, जहां मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड मतलब मेंस, जहां पे आप देखते हैं फ्यूज लगे होते हैं, आपका
एनर्जी मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर मतलब मीटर, बिजली का मीटर, वहां पे एमसीबी लगे होते हैं। एमसीबी के बारे में आप इतना जानते होंगे कि घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होती है तो एमसीबी गिर जाती है और आपके घर की वायरिंग सुरक्षित बच जाती है ना। तो एमसीबी क्या है दोस्तों? एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर करंट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का मतलब छोटा और सर्किट ब्रेकर का मतलब ऐसा उपकरण जो सर्किट को ब्रेक कर देता हो। 1972, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2021 का सवाल। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1973, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 1973 को क्या कहा जा रहा है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। फिजिक्स के रिसर्च के लिए जो लेबोरेटरी बनाई गई थी, एस के मित्रा, सीवी रमन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई ने बनाया था दोस्तों। फिजिक्स के रिसर्च के लिए लेबोरेटरी का निर्माण किसने किया था? विक्रम साराभाई साहब ने। आरआरबी एनटीपीसी में 11/4/2016 का सवाल दोस्तों, स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है? सोलर पैनल, स्टीम इंजन, सादा गिलास, बिजली। दोस्तों जो सादा गिलास होता है वो ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है ना। तो सोलर पैनल, स्टीम इंजन या बिजली, इनको छोड़ करके सादा गिलास को लॉक करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1975, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षांकित किया गया था। देखिए ये दो महान लोग अलग अलग क्षेत्रों के, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड। अल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोग जानते होंगे, महान वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, E बराबर mc²। और सिगमंड फ्रायड कौन है दोस्तों? महान दार्शनिक, फिलोसफर, है ना। तो दो अलग अलग क्षेत्रों के दो महान लोग मिल करके एक किताब लिखते हैं और उस किताब का नाम रखा जाता है दोस्तों, युद्ध क्यों, टोटेम और टैबू, हिस्टीरिया पर अध्ययन, सपनों की व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों, युद्ध क्यों। भाई युद्ध क्यों लड़ा जाए, सवाल नंबर 1975, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। इससे पता चलता है कि आपके आइंस्टीन साहब और सिगमंड फ्रायड साहब युद्ध के खिलाफ थे। भाई दो देश आपस में युद्ध में शामिल होते हैं, तो जो लोग युद्ध के बारे में फैसला लेते हैं कि हमें युद्ध लड़ना है, जो दो बड़े नेता युद्ध की घोषणा करते हैं, एक्चुअली वो लोग जिंदा बच जाते हैं, युद्ध में मारे नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मारे जाते, कभी कभी मर भी जाते हैं दोस्तों। लेकिन जिन लोगों का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है युद्ध में, ऐसे निरीह और बिल्कुल सीधे साधे लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मारे जाते हैं। अभी इस समय जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दोस्तों, फिलिस्तीन की तरफ से हमास, या आप कह लीजिए इजराइल और हमास के बीच में, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनका क्या कसूर था? वो लोग तो युद्ध नहीं चाहते थे, उन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो बेकसूर लोग थे, बच्चे मारे गए दोस्तों। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे, बहुत ज्यादा। और अहिंसा महात्मा गांधी का हथियार था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी को बहुत पसंद करते थे। तो युद्ध के खिलाफ गांधी जी भी थे, युद्ध के खिलाफ आइंस्टीन साहब भी थे। आइंस्टीन साहब ने जो किताब लिखी है सिगमंड फ्रायड के साथ मिलकर के, उसका नाम है युद्ध क्यों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 16/11/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल 1976, कहा जा रहा है किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? फिजियोथेरेपी में, माइक्रोवेव ओवन में,
कटिंग और ड्रिलिंग में, बार कोड रीडिंग में 1976 के लिए दोस्तों। माइक्रोवेव ओवन में दोस्तों लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बार कोड रीडिंग में करते हैं, कटिंग और ड्रिलिंग में करते हैं, फिजियोथेरेपी में करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 26/4/2016 का सवाल पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। 1977 लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों लेजर के इस्तेमाल से की जाने वाली 3D इमेजिंग, होलोग्राफी दोस्तों, जो किताबें आप लोग खरीद के लाते हैं आजकल, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ रहता है, कहा जाता है ये 3D होलोग्राम है। तो 3D होलोग्राम दोस्तों वास्तव में 3D इमेजिंग है दोस्तों, ये लेजर के इस्तेमाल से बनाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1978 निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करते हैं दोस्तों। कार्य को जूल में नापा जाता है दोस्तों। 1 को D से मिलाया जाए। बैटरी क्या करती है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 2 को A से मिलाइए, 1 को D से मिलाइए। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन मतलब जो माइक होता है जिसपे हम लोग बातचीत करते हैं, वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो 4 को B से मिलाइए, ये ऐसे लाइए, ये मिला दिया। अब बच गया है शक्ति। शक्ति को किलोवाट घंटा से मिला दीजिए दोस्तों। मिला दिया। शक्ति मतलब पावर, पावर को किलोवाट घंटा से मिला दीजिए। इलेक्ट्रिकल पावर को किलोवाट घंटा में नापते हैं। अब दोस्तों चेक किया जाए कौन सा विकल्प सही होगा। 1 का D कहां कहां है? 1 का D 3 जगह है, यानी कि ये वाले साहब गए, मतलब ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए दोस्तों? बैटरी को, मतलब ऑप्शन नंबर ये 2 को A से मिलाया जाए। 2A कहां पे है दोस्तों? दूसरे का A यहां पे है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, यही सही है फिर तो। 1 का D, 2 का A, 3 का C और 4 का B। बिल्कुल सटीक उत्तर। ऑप्शन नंबर A को लॉक करिए। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल दोस्तों 30 अगस्त 2018 को पूछा गया तीसरे पारी में। 1978 के लिए, सवाल नंबर 1978 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा दोस्तों, और वो सवाल क्या है? ये औसतन कितनी बार धरती पर बिजली गिरती है? धरती पर, पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है ना? प्रभु की अजब माया है दोस्तों, कहीं धूप कहीं छाया है दोस्तों। कहीं बरसात होती है, कहीं पे लू चलती है दोस्तों, कहीं पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, कहीं बर्फ गिरती है दोस्तों। पूरे पृथ्वी पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो किसी भी टाइम आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं धरती के किसी न किसी हिस्से पर बरसात का मौसम जरूर होता है, और बरसात का मौसम होगा तो बिजली भी गिरेगी। तो बिजली गिरने की जो घटना होती है दोस्तों, 1 सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है औसतन। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी सेकंड में 50 बार गिरे, लेकिन अगले सेकंड में 150 बार गिर जाएगी। तो औसत क्या मिलेगा आपको? 100 बार। 1 सेकंड में 100 बार औसतन बिजली गिरती है दोस्तों पृथ्वी पर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। मेडिकल रिसर्च सूचना जी नहीं, मीडिया रिसर्च सूचना जी नहीं, मेडिकल रिसर्च इमेजिंग जी नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें 1980 के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में 19/4/2016 को पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है दोस्तों? एम्पलीफायर, हेडफोन, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 1981 के लिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था दोस्तों 24 मई 2019 को पहली पारी में। 1981 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक कार की गति किस बात पर निर्भर नहीं करती है?
स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव। 1982 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। क्यों लॉक करिएगा? स्पीडोमीटर वह उपकरण है जो यह बताएगा कि कार की स्पीड कितनी है। पूछा क्या गया है कि कार की स्पीड किस बात पर निर्भर नहीं करती, तो भाई स्पीडोमीटर पे कार की गति निर्भर नहीं करती है। स्पीडोमीटर का काम इतना है कि कार की जो गति है उसको बता दे। दिशा में बदलाव करना है, गति में बदलाव करना है, गतिवर्धन, गतिवर्धन का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण में बदलाव करना है। तो इन सब बातों पर कार की गति निर्भर करती है, स्पीडोमीटर पे नहीं करती। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था यह सवाल 19/4/16 को। 1983 पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी हुई गर्मी को कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। जियोथर्मल एनर्जी, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। ये वाला जियो, जो आपके मोबाइल में सिम लगा है वो वाला जियो नहीं, जियोथर्मल एनर्जी है ना, भूतापीय ऊर्जा। 1983 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी हुई जो गर्माहट होती है दोस्तों, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वो गर्माहट इतनी तेज होती है दोस्तों कि उसका टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। लावा, बिल्कुल खौलता हुआ, पिघलता हुआ, उबलता हुआ लावा। और वही लावा जब धरती के बाहर कभी कभी निकलना शुरू करता है तो हम कहते हैं ज्वालामुखी। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। 1984 दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 1984 सवाल नंबर 1984। स्टैंडर्डाइजेशन, चुराइजेशन, फोर्टिफिकेशन, होमोजेनाइजेशन। दोस्तों यही सवाल सही है। क्या कहा जा रहा है? दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 19/4/2016 को पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1985 निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता? विद्युत के उत्पादन में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, सेंसर में, पावर ट्रांसमिशन में। 1985 सवाल नंबर 1985 दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है, सेंसर में होता है दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन में होता है दोस्तों, लेकिन बिजली के प्रोडक्शन में, विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में, पावर हाउस में फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। आरआरबी का स्टेज 1 का सवाल है दोस्तों, दूसरी पारी का 26/4/2016। अगला सवाल आपके सामने। हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हवा में नमी के अवशोषण को क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिलरी एक्शन नहीं कहते, एब्जॉर्प्शन नहीं कहते दोस्तों, ऑस्मोसिस भी नहीं कहते हैं। सवाल नंबर 1986 ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए दोस्तों? डेलिक्वेसेंस दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 1986 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया डेलिक्वेसेंस दोस्तों। हवा में जो नमी की मात्रा होती है उसको हम लोग आर्द्रता भी कह के बुलाते हैं। आर्द्रता का मतलब आप जानते हैं, और इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक शब्द है सापेक्षिक आर्द्रता, है ना। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलेटिव आर्द्रता। मतलब क्या होता है दोस्तों? नमी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1986 के लिए हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया होती है डेलिक्वेसेंस। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 19/4/2016 दोस्तों। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं दोस्तों, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका मतलब होता है सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता। हवा की एक निश्चित मात्रा में जो नमी है, जो वाटर वेपर है,
उसमें उसका भाग दे दें जितनी नमी को और वह ले सके। मतलब हवा में उपस्थित नमी की मात्रा में उस नमी की मात्रा का भाग देना जिसको और वो ले सकता है संतृप्त होने के लिए। इस अनुपात का नाम होता है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, है ना। तो हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया को डेलिक्वेशंस कहते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस आप लोग खूब जानते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल आप लोग खूब करते हैं दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 18 जनवरी 2017 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। ज्वालामुखी पर नहीं, प्रकाश की गति पर नहीं, वनस्पति जीवन पर नहीं। चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर दोस्तों 1983 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे हैं ये, तो उन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर लिमिट सितारों पर लागू होता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? सवाल नंबर 1989। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 1989 को मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, हीरे से भरे सितारे की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की लहरों का आविष्कार किया जिस इंस्टीट्यूट ने, उसका नाम क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी। ये इसलिए खबरों में था। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंध से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? गर्मी मतलब हॉटनेस, गर्माहट, तापमान टेम्परेचर, और उसके ऊर्जा और उसके कार्यों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी में इसका नाम है दोस्तों ऊष्मा प्रवैगिकी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हॉटनेस और टेम्परेचर और एनर्जी के बारे में पढ़ाई लिखाई करी जाती है, उस ब्रांच का नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा प्रवैगिकी। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 4/4/16 को पूछा गया। अगला सवाल, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है दोस्तों? ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, रिपीटर। सवाल नंबर 1991, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी को लॉक करिएगा। ट्रांसड्यूसर वो सही उत्तर है दोस्तों 1991 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है एक्स-रेज, माइक्रोवेव, अवरक्त, पराबैंगनी। 1992। सवाल नंबर 1992 के लिए दोस्तों। अवरक्त किरणें होती हैं दोस्तों, अवरक्त मतलब जो दिखाई तो नहीं देंगी मगर उनमें गर्माहट होगी, ऊर्जा होती है, अस्तित्व होता है उनका, लेकिन वो विजिबल नहीं होती हैं। उनको अवरक्त या अंग्रेजी में इंफ्रारेड कह के बुलाया जाता है। INFRARED, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बहुत बढ़िया सवाल। समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। समुद्र तापीय, समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, यही करेक्ट उत्तर है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 27 नवंबर 2018 को तीसरी पारी में पूछा गया। 1994, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी
भार में, द्रव्यमान में, आकृति में, चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भार नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, आकृति नहीं बदलेगी, चाल बदलती है दोस्तों। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसके चाल में परिवर्तन होता रहेगा। 1994 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 17/9/2018 को पूछा गया था। 1995 निम्नलिखित में से क्या एक कप गर्म कॉफी के संबंध में सही है? एक कप गर्म कॉफी के बारे में क्या सही है? इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है, जो बदले में विद्युत ग्रिड से स्थितिज ऊर्जा लेती है। इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा है, जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। क्यों लॉक करिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, माइक्रोवेव ओवन में रख करके आपने कॉफी को गर्म किया है। गर्म किया मतलब उसको हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा आपने दी मतलब ओवन ने दी। तो हम लोग यह बात जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है। मापनीय मात्रा, जैसे आपके पास ये एक कप कॉफी है दोस्तों, तो इस कप में जो कॉफी है वो गरम गरम है, गर्मा गर्म कॉफी है दोस्तों। अब इस कॉफी में जो गर्माहट है, जो ऊर्जा है, वो कहां से मिली है? वो मिली है दोस्तों माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से। और माइक्रोवेव ओवन ने जो एनर्जी कॉफी को प्रदान किया है वो उसने घर में बनाया थोड़ी ना है। उसने क्या किया है? जो आपके पास स्विच बोर्ड है, विद्युत ग्रिड है, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया था, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया उसने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है, बल युग्म में होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। क्यों लॉक करिएगा दोस्तों? एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग पिंडों पे लगते हैं। अगर आप दीवार पे एक घूंसा कस के मारें तो दीवार भी आपको उतना ही बल लगाती है। यानी कि दो सिस्टम हो गए, एक सिस्टम है दीवार और एक सिस्टम है आपका हाथ। दीवार पे क्रिया बल लग गया और आपके हाथ पे प्रतिक्रिया बल लग गया, अर्थात क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं, दोनों दो अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप कहिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों, और यही आपके लिए सही उत्तर है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल 1997 ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ये जो वर्तमान लिखा है दोस्तों, इसे आपकी सुविधा के लिए हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये करंट वोल्टेज ग्राफ, हिंदी में दोस्तों इसको कहा जाता है धारा वोल्टेज या विद्युत धारा वोल्टेज, है ना। धारा वोल्टेज ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ। करंट को गूगल महोदय ने अनुवाद करने में क्या किया होगा? करंट को वर्तमान लिख दिया, है ना। जैसे करंट न्यूज पढ़ते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो करंट को वर्तमान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे करंट का मतलब क्या है दोस्तों? धारा। तो आप क्या पढ़िएगा ये वर्तमान को डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं धारा। ओमिक, ओमिक मतलब क्या होता है दोस्तों? OHMIC। ओमिक
जो उपकरण होते हैं दोस्तों, ऐसे अपैरेटस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, उसमें धारा वोल्टेज ग्राफ किस रूप में होता है? तो दोस्तों धारा वोल्टेज ग्राफ देखिए इस रूप में होता है। किस रूप में, हम बता के दिखा देते हैं आपको, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे आपने करंट I को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे वोल्टेज V को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा होता है, सीधी रेखा। उसको कहते हैं रैखिक ग्राफ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लीनियर ग्राफ। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/9/2018, शिफ्ट नंबर 3। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1998, ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच का तापांतर कितना होना चाहिए? सवाल नंबर 1998। ऑप्शन नंबर 40 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों। मतलब जो समंदर में ऊपर की लेयर है और जो गहराई की परत है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तब आप पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है? घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा विद्युत स्थैतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सवाल नंबर 1999 के लिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा यानी कि बादल गति करते हैं, उड़ते रहते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी प्रकाश में और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ये सवाल नंबर 1999, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 2000, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में, वेग को कम करने में, बल को कम करने में, टक्कर की संभावना को कम करने में सहायक होता है। आप जब बाइक चलाते हैं दोस्तों, तो आपसे कहा जाता है हेलमेट लगा करके चलाइए। जब आप हेलमेट लगा करके बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, कहीं आप गिर जाते हैं सड़क पे, तो सड़क से आपका सिर नहीं टकराता, बल्कि हेलमेट टकराता है और आपको चोट कम लगती है या नहीं लगती है दोस्तों, आप सेफ बच जाते हैं। तो उसमें दोस्तों आवेग या इम्पल्स को कम करने में हेल्पिंग होता है हेलमेट। इस बात को हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। देखिए हेलमेट का जो अंदरूनी हिस्सा है, सपोज करिए हेलमेट हो गया, तो इसके अंदर अंदर दोस्तों ये ऐसे ये स्पंज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पंज है ना, गद्देदार नरम नरम स्पंज लगा हुआ है और यहाँ पे आपका सिर है। अब जब ये टकराएगा दोस्तों, तो ये जो स्पंज है वो उस धक्के को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, है ना। उस शॉक को, जो चोट लग रही है, जो धक्का लग रहा है, उसको क्या करेगा? धीमा कर देगा। जैसे ध्यान से समझिए, अगर आप छत से नीचे सड़क पे कूदें और सड़क पे कुछ भी ना हो, सड़क बिल्कुल हार्ड है, कठोर है, तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन उसी सड़क पे अगर बालू मौजूद है, उस बालू के ऊपर आप कूद जाते हैं, तब आपको चोट कम लगती है या आप सुरक्षित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसलिए होता है क्योंकि आपकी वेलोसिटी अचानक से शून्य नहीं होती है, आपका वेग तुरंत जीरो नहीं होता है, बल्कि उसमें समय मिल जाता है आपको वेग को शून्य होने में। धीरे धीरे आपका वेग घटता है। जब आपका वेग धीरे धीरे घटेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? आवेग कम हो जाएगा और आप सेफ बच जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 2001, सौर ऊर्जा संग्राहक कलेक्टर में अधिकतम धारा समतल प्लेट संग्राहक में, लाइन फोकसिंग संग्राहक में, पैराबोलाइड डिश संग्राहक में, शून्यकृत ट्यूब संग्राहक में कहां पे प्राप्त होती है दोस्तों? तो देखिए सूरज से जो एनर्जी मिलती है वो सौर ऊर्जा है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो क्या है? सौर ऊर्जा। अब आपने एक
समतल दर्पण रख दिया ऐसे, ये लीजिए समतल दर्पण। तो यहाँ पे दोस्तों जो सौर ऊर्जा आ रही है उसको क्या करेंगे, ये परावर्तित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है और टकरा करके इधर लौट गई, आपको फायदा कम हुआ। लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसा ना होता, बल्कि कैसा होता, ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता है दोस्तों पैराबोलिक, कैसा होता है दर्पण, पैराबोलिक अवतल दर्पण। इधर से जो रोशनी आ रही, इधर से जो रोशनी आ रही, इधर से जो रोशनी आ रही दोस्तों, ये सारी रोशनी एक ही जगह पर केंद्रित होगी और उसका नाम फोकस होगा, जहां पे केंद्रित हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा आप लोग, पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर, पैराबोलॉइड डिश संग्राहक, मतलब एक ऐसा डिश जो पैराबोला के शेप में है, पैराबोलिक है। वहां पे क्या होगा, जो पैरेलल रेस आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस होंगी और आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। सवाल नंबर 2001 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला सवाल 2002 निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है। दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल क्या है दोस्तों, बहुत आसान सवाल। इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग दवाओं के लाभ के लिए, अंग विच्छेदन करने के लिए, इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में अल्ट्रासाउंड कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो वो हेल्दी है, उसे कोई समस्या तो नहीं है, यह जांच करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने, सौर ऊर्जा संग्राहकों में इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, लाइन फोकसिंग कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, पैराबोलिक डिश कलेक्टर, वही सवाल फिर से रिपीट हुआ। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर में अधिकतम इफिशियंसी प्राप्त होती है, अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त होती है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है दोस्तों। केपलर्स लॉ, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, द्रव्यमान संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का। बंदर जब पेड़ पर बैठा है दोस्तों तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, और जब वो गिर पड़ेगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन ऊर्जा का टोटल मान कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल, पहला चरण पहली पारी 19 जनवरी 2017। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है दोस्तों, जैसे गिलास में पानी भर दीजिए और पानी पी जाइए, तो क्या आप पूरा पानी पी जाते हैं? जी नहीं, पानी की कुछ मात्रा गिलास की दीवारों पर चिपकी रह जाती है ना। क्यों? आप में से कई लोगों ने इस बात पे गौर किया होगा दोस्तों, पानी का जो अणु है और गिलास मान लीजिए कांच की है, तो कांच का जो अणु है, पानी के अणु और कांच के अणु के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसे कहते हैं आसंजक बल, ठीक। और आसंजक बल को अंग्रेजी में एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। और पानी का अणु पानी के अणु को आकर्षित करे, इसे कहा जाता है ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। तो आपके सामने जो सवाल है, कहा जा रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो ससंजक बल दोस्तों, क्या कहा जाता है, ससंजक। अंग्रेजी में इसका नाम क्या होगा दोस्तों, कोहेसिव। ये कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, जब एक ही पदार्थ का एक अणु उसी पदार्थ के दूसरे अणु को आकर्षित करे, इस प्रकार के आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों। आमाशय और आंतें, यकृत और पित्ताशय, फेफड़े और यकृत, हृदय और मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क में और हृदय में चुंबकीय क्षेत्र काफी मात्रा में होता है आदमी के शरीर में। यह सवाल है 2006। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आरआरबी एनटीपीसी
31 जनवरी 2021 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों नीला रंग जो है वो दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। 30 जनवरी 2021 को पूछा गया था, ये खुद में प्राथमिक रंग है इसलिए ये बनेगा नहीं। 2007। अगला सवाल 2008, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कंपास क्या करता है दोस्तों? नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है, ये बात तो सही है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को नहीं नापता है। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 23 ऑफ फरवरी 2021, स्टेज 1 शिफ्ट 1 दोस्तों। सवाल नंबर 2008 के लिए जो साइक्लोट्रॉन है दोस्तों वो क्या करता है? आवेशित कणों को या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे छोटे आवेश होते हैं उनको एक्सेलरेट करता है या आयन को उच्च ऊर्जा तक क्या करता है? वो एक्सेलरेट करता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 2009, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? आयतन बदलने से अवस्था नहीं बदलती, घनत्व बदलने से भी नहीं, आकार बदलने से भी नहीं, तापमान बदल देंगे तो जरूर हो जाएगा दोस्तों। जैसे पानी है उसको आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैस का टेम्परेचर आप कम कर दें तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। 2009 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। गुड़ देखा है आप लोगों ने? गुड़ खाते हैं आप लोग? गुड़ का टेम्परेचर बढ़ाइए, द्रव रूप में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आइसक्रीम खाते हैं आप लोग? आइसक्रीम का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आइसक्रीम पिघल जाएगी। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन 30/8/2018 को शिफ्ट नंबर 1। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 2010, किसके मापन के दौरान कोरोट काफ ध्वनियां सुनी जाती हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों सवाल। सवाल नंबर 2010, विद्युत इंसुलेशन, वायुमंडलीय दाब, रक्तचाप, हवा के बहने की गति, ब्लड प्रेशर का नाप जब किया जाता है, ब्लड प्रेशर को जब आप मापते हैं दोस्तों तब कोरोट काफ ध्वनियां सुनी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी जेई का सवाल है दोस्तों, स्टेज 2, 1/8/2019 को पूछा गया था दोस्तों, तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 2011, और हमारे वीडियो का, आज के वीडियो का, इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है दोस्तों। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगना, केरल में 4 नई मछलियों की प्रजातियों का पता लगना, भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई के बारे में जानकारी होना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में जो पता चला है यह एक महत्वपूर्ण खोज है दोस्तों, और विज्ञान की एक बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को पूछा गया था, पहले चरण के दूसरी पारी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा सवाल नंबर 2011 के लिए दोस्तों। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। आपसे मुलाकात अगले वीडियो में जरूर होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। लेकिन एक बात कहना तो मैं भूल ही गया दोस्तों, घबराइए नहीं, हम आपसे पान पराग नहीं मांग रहे हैं। बारातियों का स्वागत पान पराग से मत करिएगा। उसके लिए दोस्तों आप कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तब भी चल जाएगा, आप लस्सी पिला दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है, और आप चाहेंगे कि हम ताकतवर हों, है ना? बिल्कुल चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, दिल से हमको प्यार करते हैं दोस्तों। आपने हमें जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, उससे मैं
खुशी से दोस्तों अभिभूत हूँ और हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है दोस्तों। बस आपका प्यार हम महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब आज्ञा दीजिए दोस्तों। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से संतोष कुमार शर्मा आपसे विदा लेता है। आपको नमस्कार।